आज का ये वीडियो 12th ग्रेड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास स्टडी विद आरती तिवारी मैम के साथ। आज का ये वीडियो मुझे लगता है कुछ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो का थीम मैंने इस तरह से तैयार किया है कि सबसे पहले आपको मैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूंगी, देन उसके बाद में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आज के जो टॉपिक हैं वो मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। आपका एनसीईआरटी चैप्टर 2 के टॉपिक हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सेकेंड टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड टॉपिक को हम लेने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। नाउ फोर्थ टॉपिक आज का रहेगा हमारा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिफ्थ टॉपिक हमारा रहेगा प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। देन एट लास्ट में यानी जितने भी टॉपिक आज हमने पढ़े हैं उन टॉपिक के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं विथ आंसर, लेकिन आंसर आपको उस समय नहीं बताए जाएंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आपको ये टॉपिक अभी समझ नहीं आया है या कुछ डाउट है तो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, जो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से टैली भी कर सकते हैं। तो सेकेंड चैप्टर में है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें कि हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इस इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा मैं हाईलाइटर से हाईलाइट करती हूँ, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो हम बेसिकली हम जो देखते हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स में देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन एट लास्ट उसे जो कैपिटल की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसको थोड़ा सा बिजनेस रिस्क के इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए वो क्या सोचता है क्यों क्यों ना इसको पार्टनरशिप में चेंज किया जाए, इसमें पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ दैट। सो पार्टनरशिप मतलब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। एक्चुअली जब दो या दो से अधिक पर्सन, है ना, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब एक ही तरह का बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर्स करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। तो ये जो पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, ये पार्टनरशिप एक एक्ट के तहत आती है जिसे हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें 1932 के जो है एक्ट अप्लाई होता है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे आप पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, कैसे आप प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या पार्टनरशिप का रोल रहेगा एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, और किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पे। तो वो किस तरह के अकाउंट्स, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह की कंसेप्ट को लेकर वो चलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम इस बेसिक फंडामेंटल में सीखने वाले हैं। ओवरऑल हम ये देखेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी अगर आज की डेट में किसी भी पर्सन को पार्टनरशिप के बारे में नहीं पता, तो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर दैट कैन अंडरस्टैंड अबाउट द पार्टनरशिप और पार्टनरशिप कंसेप्ट, राइट। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप, राइट। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए पार्टनरशिप। आज अब अभी बिल्कुल आप अपने आप को ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता पार्टनरशिप के बारे में और आप अभी इसको फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं। सो व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड टू सेट अ बिजनेस and share its profit and losses, they are said to be in a partnership. Yes, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसको हम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक, मिनिमम आपके 2 कैंडिडेट्स होने चाहिए, और दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और साथ में वो प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, वो ये जब डिसाइड करते हैं, तो वो आपकी एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है। जो कि ये कहाँ से पता चला है, ये आपको पता चला है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, दैट यू हैव टू नोट डाउन इन वन नोटबुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को लेकर आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव
आपके बहुत सारे असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जब पार्टनरशिप होती है तो एक पार्टनर सबके लिए काम करता है और सारे पार्टनर जो हैं वो एक के लिए काम करते हैं, ये उसका बेसिक फंडा होता है। Person who have entered into partnership with one another are individually called partner and collectively is called as a firm. Suppose तीन लोग हैं, suppose three persons are there and they are doing the partnership. So individually they are called as a partner, और जब हम उन्हें collectively फॉर्म में बोलेंगे, ग्रुप फॉर्म में बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, उन्हें फर्म नाम देंगे, राइट। द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड एज अ फर्म नेम। अब जब आपका फर्म बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो आप उसको नाम देते हैं। सपोज ABC लिमिटेड या ABC कंपनी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फर्म्स नेम कहलाएगा। अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी apart from that partner constituting it, thus it is the essential feature of partnership. So पार्टनरशिप की अपनी एक मतलब अपनी तो पहचान होती है, मतलब उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। और उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपना बिजनेस जो है मतलब उस फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं। देन जो the some features are there are the some basic features of the partnership is टू और मोर पर्सन। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे टू और मोर पर्सन, तो इसमें वैसे ही मैंने आपको बताया है कि कम से कम कितने होने चाहिए, दो पर्सन होना चाहिए किसी भी पार्टनरशिप में, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म, यहाँ पे मैं हाईलाइटर से बता रही हूँ, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट टू पर्सन्स coming together for a common goal. In other words, the minimum number of partner in a firm can be two. कम से कम दो पार्टनर होना चाहिए, and there is however a limit of their maximum number. तो मैक्सिमम नंबर की लिमिट भी है, अब वो कितनी है वो आगे देखते हैं। बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में ये बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म, बट द नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी मोर देन 100। तो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कम जो मैक्सिमम है वो 100 लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। And the central government prescribed the maximum number of partners in a firm is to be 50। यानी मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होना चाहिए, और 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड फीचर इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट between two or more person to do business and share its profit and losses। तो टू और मोर पर्सन होना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर दैट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देयर शुड बी अ एग्रीमेंट बिकम द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। इनके बीच में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए, यानी जितने भी पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं साथ में मिलके, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, ओरल और जो है रिटर्न। सो ओरल एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होता है, लेकिन कई बार जब किसी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो ओरल एग्रीमेंट जो है वो एविडेंस का काम नहीं करता। सो देयर शुड बी दे हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, मीन्स उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। थर्ड फीचर इज बिजनेस। थर्ड फीचर बिजनेस में ये आपको बताया है कि पार्टनरशिप हमेशा जो है बिजनेस के लिए ही की जाती है ना। सो हेयर इट इज मेंशन दैट द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस, यानी बिजनेस होना चाहिए तभी वो पार्टनरशिप होगी। किसी भी तरह का जॉइंट अगर आप कर मतलब कुछ काम करते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल दिया है, इफ़ रोहित एंड सचिन जॉइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, उन्होंने अगर प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया है, दे बिकम द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो जॉइंट ओनर कहलाएंगे, वो इसमें पार्टनर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये उनका कोई बिजनेस नहीं है। इफ़ दे आर इन द बिजनेस, अगर वो बिजनेस में है और उसके बाद वो परचेज और सेल करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, तो उस समय वो प्रॉफिट
और वो बेसिकली जो परचेस और सेल कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो देन दे आर ट्रीटेड एज अ पार्टनर। तो इन सिंपल, बिजनेस में ही पार्टनरशिप होती है और किसी अदर पर्पस के लिए पार्टनरशिप जो है वो हमारी वैलिड नहीं है। सेकेंड वन इज म्यूचुअल एजेंसी। The business of a partnership concerns may be carried on by all the partner or any of them acting for all। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है कि एक पार्टनर सबके लिए है और सारे पार्टनर एक के लिए है। उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। यानी वहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो एक बिजनेस में they are working as a principal as well as the agent for all the other partner। यानी वो अपने बिजनेस में एक ओनर की तरह भी काम कर रहे हैं और एक एजेंट की तरह भी काम कर रहे हैं और उन सारे पार्टनर्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन होना चाहिए और उनके बीच में किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह नहीं होना चाहिए ना। इसमें लास्ट में आपको बताया है कि इफ़ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, यानी अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो पार्टनरशिप लॉन्ग लाइफ नहीं हो सकती। Next one is the sharing of profit. Another important element of the partnership is that the agreement. So there should be the between the partner must be share profit and loss of a business। So उनके बीच में जो शेयरिंग है, मतलब प्रॉफिट और लॉस की जो शेयरिंग है वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। And the definition contained the Partnership Act describe partnership as a relation between the people who agree to share the profit of a business and sharing the loss is implied। मतलब प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का उनके बीच में प्रॉपर सेटलमेंट होना चाहिए। तो इसमें लास्ट में आपको बताया है कि इफ़ सम पर्सन जॉइन हैंड फॉर द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी सो इट विल नॉट ट्रीटेड एज अ पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए ऑब्जेक्टिव में फ्रेम किए जा सकते हैं कि किसी भी तरह की चैरिटेबल एक्टिविटी अगर आप करते हैं जॉइंटली, मतलब टुगेदर, दो तीन लोग मिलकर करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। नेक्स्ट जो है आपका आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज ऑलवेज अनलिमिटेड, है ना। यू कैन सी इन द लास्ट पॉइंट कि द फर्म्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। So every partner has a liability for the business and this liability is unlimited. So each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for all the act of the firm डन वाइल ही इज़ अ पार्टनर। जब तक वो पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड मीन्स कभी भी वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आपका बिजनेस है तब तक आपकी वो लाइबिलिटी रहेगी। तो ये सारे थे हमारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर और टॉपिक, सेपरेट टॉपिक है ये हमारा, दैट इज़ अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? तो पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो हर पार्टनर्स के बीच में एक एक्सिस्टेंस फॉर्म करता है। द एग्रीमेंट कैन बी ईदर ओरल और रिटन, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट या तो आप उसको फ्रेम करो या फिर आप उसको नहीं भी करते हैं तो भी वो एग्रीमेंट आपके बीच में रहता है। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, बट wherever it is in writing, the document which contain the terms of agreement is called a partnership deed। तो अगर कुछ लोग पार्टनरशिप करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैसे पार्टनरशिप की जाती है, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, तो इस एब्सेंस में भी एक एग्रीमेंट आपके बीच में होता है, वो एग्रीमेंट कहलाता है पार्टनरशिप डीड। लेकिन जो लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप कैसे करते हैं तो वो आगे के प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं जिसमें वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर वो उसमें मेंशन करते हैं और उसको सभी पार्टनर्स जो हैं वो साइन करते हैं, एज ए एविडेंस मानते हैं कि ये एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ है। तो एग्रीमेंट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो सभी पार्टनर्स को आपस में बांध के रखता है, उसे कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड।
अब पार्टनरशिप डीड एक्चुअली में क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस मेंशन रहता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, एक एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, किस तरह के रेशो में वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। The clauses of partnership deed can be altered with the consent of all partners। यानी आपने जितने भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हो, ये क्लॉज को आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन सभी पार्टनर्स की कंसेंट के बाद, सभी पार्टनर्स की परमिशन के बाद आप उसमें चेंज कर सकते हो। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट। यानी अगर इसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन आप करते हो तो वो प्रॉपर होना चाहिए और पूरे प्रोविजन जो स्टैम्प एक्ट का प्रोविजन है उसके तहत होना चाहिए, और जो रजिस्ट्रार ऑफ ए फर्म है उसके सामने यानी उसके रजिस्ट्रेशन के साथ ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको ऐड करने चाहिए या उसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स बिजनेस। यानी कंप्लीट नेम होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए फर्म का यानी आपके बिजनेस का। नेक्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी जो पार्टनर हैं उनका कंप्लीट नेम और कंप्लीट एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। देन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, एक एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। देन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, आपके जो अकाउंटिंग पीरियड मतलब आपने कौन सा अकाउंटिंग पीरियड लिया है, फाइनेंशियली लिया है, कैलेंडर ईयर लिया है, या आपका क्या ड्यूरेशन रहेगा वो। नेक्स्ट द डेट एंड कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कमेंस करने की क्या डेट थी वो मेंशन होगी उसमें। देन रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के क्या रूल्स आप लोगों ने डिसाइड किए हैं, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किए हैं वो उसमें मेंशन होंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो मेंशन होगा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उसमें मेंशन रहेगा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग, यानी आप पार्टनर्स का जो कैपिटल है, पार्टनर ने अगर कोई लोन फर्म को दिया है और जो ड्राइंग है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। देन मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, अगर किसी तरह का कोई ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो उसका क्या मोड रहेगा ये भी उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। देन सैलरी कमीशन, अगर किसी पार्टनर को पे किया जा रहा है तो वो भी मेंशन रहेगा। देन राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की राइट्स ड्यूटीज और उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी मेंशन रहेंगी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस arising out of insolvency of one or more partner, यानी अगर किसी कारण से लॉस भी होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा ये भी इसमें मेंशन रहेगा। देन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के डिसॉल्व होने पर अकाउंट्स को कैसे सेटल डाउन किया जाएगा ये भी मेंशन रहेगा। देन मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर इन फ्यूचर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई टेंशन हो जाती है तो वो मैटर को कैसे सेटल करना है, किस मेथड से सेटल करना है ये भी उसमें मेंशन रहेगा। देन रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो कौन से रूल्स होंगे किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पे, या सडन किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कौन से रूल्स फॉलोड किए जाएंगे ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। और एट लास्ट एनी अदर मैटर ऑफ द conduct of a business, normally the partnership deed cover all the matters affecting relationship of a partner among themselves। तो और भी अगर कोई जो मैटर होते हैं वो अगर होते हैं तो जो पार्टनरशिप डीड में जो है मतलब पूरे कवर करते हैं वो सारे जो पार्टनर्स हैं उसमें मेंशन किए जाते हैं। लेकिन if there is no express agreement on certain matter, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply। लेकिन अगर कोई ऐसा और मैटर छूट जाता है जो कि इसमें मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लाइड होगी।
अब हम एनसीईआरटी का ही हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। यानी ऐसा कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं। नंबर 1 इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के बारे में यानी उनके एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताया है तो उसे कहते हैं साइलेंट। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। मतलब जितने भी पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर नहीं बताया है क्वेश्चन में तो उस कंडीशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, irrespective of their capital contribution in the firm. Now the second point is interest on capital. No partner is entitled to claim any interest on the amount of capital contributed by him in the firm. मतलब किसी तरह का कोई पार्टनर जो है इंटरेस्ट के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि उसने इतना कैपिटल दिया है तो उसको इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो however interest can be allowed when it is expressly agreed to by all partners, thus no interest on capital is payable. यानी if partnership deed is silent so no interest is charged or no interest is payable to any partner on their capital. Third point है interest on drawing. If partnership deed is silent, so no interest is to be charged on drawing made by the partner. यानी अगर पार्टनर ने किसी भी तरह का विड्रॉ किया है बिजनेस से तो उसके उस ड्राइंग के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म, यानी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस कंडीशन में 6% इंटरेस्ट पर एनम चार्ज किया जाएगा. Last topic is remuneration of the firm's work. Actually, no partner is entitled to get a salary or any type of remuneration from the firm because he is playing a role of a principal or a the owner of the business. So instead of getting the profit, he or she is eligible for the share. तो उसको जो है शेयर मिलना है, शेयर में वो मतलब पार्ट है उसका, इसलिए इसको किसी तरह की कोई सैलरी और कोई भी बोनस कमीशन के लिए वो एलिजिबल नहीं है. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये सारे पार्टनर्स की कंसेंट के थ्रू मेंशन है तो उसको सैलरी कमीशन ऐसे कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वो सभी पार्टनर्स की कंसेंट के थ्रू होना चाहिए. लेकिन इसके बाद भी अगर नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द अबव पॉइंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई दैट द सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर. लेकिन अगर ऐसी कुछ और बातें जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा. द पॉइंट नंबर 1, इफ अ पार्टनर डिराइव्ड एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिम और हर सेल्फ फॉर एनी फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म. यानी कोई पार्टनर अगर किसी तरह के ट्रांजेक्शन से, फर्म के ट्रांजेक्शन से अगर वो प्रॉफिट गेन करता है पर्सनली या फिर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके या बिजनेस कनेक्शंस को यूज़ करके या फिर फर्म का नाम यूज़ करके मतलब सेल्फ प्रॉफिट गेन करता है, खुद के लिए प्रॉफिट गेन करता है, तो उस प्रॉफिट को उसे फर्म को वापस करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉफिट जो है वो उसे फर्म के थ्रू ही हुआ है. तो वो प्रॉफिट उसका सेल्फ प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी द पार्टनर इज गेटिंग the share from the business, share of profit from the business. Now condition number 2, if a partner carry any type of business in the same nature, मतलब एक तो वो पार्टनरशिप भी कर रहा है और साथ में अगर उसका खुद का पर्सनल कोई बिजनेस है बट दोनों का बिजनेस नेचर सेम है एंड कम्पीट विद दैट फ्रॉम द फर्म, यानी या फिर वो उस मतलब फर्म से कॉम्पीट कर रहा है तो ही और शी शैल बी अकाउंट फॉर एंड पे फॉर द टू द फर्म. तो उसको उसका जो है जो भी प्रॉफिट है या उसके बदले में जो कुछ भी है जो उसको गेन हो रहा है वो फर्म को पे करना होगा. ऑल द प्रॉफिट मेड बाय हिम और हर इन दैट बिजनेस, यानी पर्सनल बिजनेस से जितना भी बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसकी
कंपटीशन के कारण या उसके थ्रू अगर वो प्रॉफिट गेन करता है तो उसको वो पूरा प्रॉफिट जो है वो फर्म को वापस करना होगा। तो इस तरह का जो है सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक था जिसमें हमने पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड को मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब इसके बाद में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको इस टॉपिक को, जितने भी टॉपिक अभी एक्सप्लेन किए हैं, ये पूरा आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो उसको बहुत अच्छे से पहले आपको थोड़ा रिवीजन करना होगा, पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना होगा। देन आपको उसके बाद में जो मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आपको सुनना होगा और उसको सुनकर आपको अपने आंसर्स नोट करते जाने होंगे कि आपको वो क्वेश्चन के कितने आंसर्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद में आखिरी में आपको मैं आंसर्स भी बताऊंगी, तब आपको जाके टैली करना होगा कि आपके आंसर्स और मैंने बताए जो आंसर वो कितने करेक्ट हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, आप वीडियो में खुद ही देख लेना। लेकिन आपको कोशिश करना है कि पहले इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको देते जाना है। तो आपको अपना पेन और कॉपी बिल्कुल तैयार रखना है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर अपने आंसर्स लिखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड। अब आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what is the maximum number of partners that a partnership firm can have? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है, इसको भी जल्दी से लिख लीजिए आंसर। देन थर्ड, नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये भी आपको पता होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल wants to form a partnership firm। ठीक है, they want your advice regarding the maximum number of a person that can be there in a partnership firm। तो आप क्या उनको एडवाइस देंगे? अपना एडवाइस अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड को मेंशन नहीं किया है ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, किसी भी तरह की सैलरी देने के बारे में उस मतलब उसमें बिजनेस में नहीं बताया है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सो वन, अमिता नाम की पार्टनर है। अमिता अ पार्टनर क्लेम्ड दैट सिंस शी मैनेज द बिजनेस शुड she should get a monthly salary of rupees 10,000। ठीक है, is she is entitled for the salary? What is your answer? Just write in your notebook. Now question number 6, would a charitable dispensary run by 8 members be deemed a partnership firm? So what should be your answer? Now next question number 7, A, B and C decided that interest on capital will be provided to each partner at the rate 5% per annum. But after 1 year, C wants that no interest on capital is to be provided to any partner. State how C can do this। तो आपका आंसर क्या है? आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, कि सी जो है चाहता है कि अब आगे चल के जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए किसी भी पार्टनर को। तो क्या सी ऐसा कर सकता है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डू ऑल द फर्म्स नीड अ डीड एंड रजिस्ट्रेशन? योर आंसर शुड बी इन यस और नो। नेक्स्ट, द रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 9, द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट को? क्वेश्चन नंबर 10, what is the relation, or you can say the relationship between the partners is of, उनके बीच में क्या relation होता है partners के बीच में? क्वेश्चन नंबर 11, if the partnership deed provides for the payment of interest on capital of the firm, then interest can be paid only out of, यानी अगर आप पार्टनरशिप डीड में बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है पेमेंट करना है पार्टनर्स के बीच में, तो वो इंटरेस्ट वो कहाँ से करेंगे? ठीक है, आंसर, व्हाट इज द आंसर? राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड,
कितना होना चाहिए, ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 13, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट नेगेटिव क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इन बी ऑप्शन, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ध्यान से देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14, interest on capital is allowed on where? Now next question number 15, the liability of the partners in a partnership firm under Indian Partnership Act is, answer between means the answer is limited or unlimited, you have to find it। तो आंसर्स जो हैं नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं, नेक्स्ट उसमें आंसर्स हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको खुद से फाइंड आउट करना है। आंसर्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं, यू कैन क्रॉस चेक इट। नाउ पूरी कोशिश की गई है कि आपको इतना टॉपिक एटलीस्ट आज की वीडियो के थ्रू इतना टॉपिक क्लियर हो, और ये भी कोशिश की गई है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। और आपको मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा कि नहीं रहा, और आगे आप किस टॉपिक पे इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन, टॉपिक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो जल्दी ही वापस फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉच।